फर्ज करें कि ईरान पर हमला हो जाए और उसके सुप्रीम लीडर की मौत हो जाए। क्या होगा अगर ये मंजरनामा, जो आज सिर्फ एक सोच है, कल की हकीकत बन जाए? आज हम इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा सवाल जो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये दरहकीकत तारीख की नई तारीफ है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक वार्निंग है। इसका मतलब यह है कि ईरान में कोई भी बड़ी तब्दीली सिर्फ एक इलाकाई वाकया नहीं होगी, नहीं, बल्कि ये एक ऐसे जलजले की तरह होगा जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। 2003 में इराक पर जो हमला हुआ था, उसने पूरे खित्ते का नक्शा ही बदल दिया था। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो, लेकिन शायद इससे भी बड़े पैमाने पर। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, ये एक ऐसा वाकया होगा जो तारीख की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल यह है कि ईरान की हुकूमत को चलाता कौन है? क्या वहां एक ही शख्स की डिक्टेटरशिप है या मामला कुछ और है? एम्बेसडर वोहरा इसकी तशखीस एक खास नाम से करते हैं जो हमें इस सिस्टम को समझने में मदद देता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो ये इदारा जाती आमरीत है क्या चीज़? देखिए, ये कद्दाफी के लीबिया जैसा नहीं है कि एक बंदा गया तो पूरा सिस्टम गिर गया। नहीं, ईरान में ताकत एक शख्स के हाथ में नहीं, बल्कि एक पूरे इदारे के हाथ में है, यानी मजहबी उलमा की हुकूमत। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम लीडर की मौत हो भी जाए तो ये सिस्टम खुद को बचाने के लिए एक नया लीडर चुन लेगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक तरफ शाह का जमाना था, एक्सपर्ट के मुताबिक लोगों के पास खाना था, पैसा था, खुशहाली थी, और दूसरी तरफ है पिछले 46 साल का ये दौर जहां ईरानी रियाल बिल्कुल तबाह हो चुका है और महंगाई आसमान से बातें कर रही हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये लाखों ईरानियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत है। ईरान की हुकूमत का मकसद शुरू से ही सिर्फ अपनी सरहदों तक महदूद रहना नहीं था। इसी की दहाई में उन्होंने मशरिक़ वुस्ता के इनकलाब का नारा लगाया। 2011 में उन्होंने अरब स्प्रिंग को इस्लामी इनकलाब का नाम दे दिया। और ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक पूरी पॉलिसी थी जिसने पूरे खित्ते में तनाज़ात को हवा दी है। क्या बाहर से की गई कोई मुदाखलत जमहूरियत के लिए एक एहसान हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन सोर्स मटेरियल में ये दलील दी गई है। आइए जरा इस मुतनाज़ा नज़रिए को समझते हैं कि इसकी बुनियाद क्या है। मेरा मानना है कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में जमहूरियत कर एक एहसान किया है। ये अल्फाज हैं एम्बेसडर दीपक वोहरा की, और ज़ाहिर है एक ऐसा बयान है जो तारीख़ और सियासत पर एक नई बहस शुरू कर देता है। उनके नज़दीक कुछ हुकूमतें इतनी जालिम होती हैं कि उन्हें हटाना ही जमहूरियत के लिए वाहिद रास्ता बचता है। ईरान और इसराइल के दरमियान 2000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इनकी दुश्मनी पूरी दुनिया महसूस करती है। एम्बेसडर वोहरा एक बहुत बुनियादी सवाल उठाते हैं, आप यहूदियों से नफरत क्यों करते हैं? ये सवाल सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं, बल्कि ये इस गहरी नज़रियाती खलीज की तरफ इशारा है जो इस हुकूमत को इसराइल से अलग करती है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या मुदाखलत से वाकई जमहूरियत आती है? तारीख हमें कुछ और ही बताती है। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि बाहर से की गई मुदाखलत के नताइज अक्सर कितने तबाकुन होते हैं। अब हम इसी मुदाखलतों के भूत का सामना कर रहे हैं जो हमें खबरदार करता है। इराक, अफगानिस्तान, शाम, लीबिया, ये सिर्फ मुल्कों के नाम नहीं हैं, ये टूटी हुई उम्मीदों और नाकाम मुदाखलतों की दास्तानें हैं। हर एक मिसाल हमें याद दिलाती है कि किसी हुकूमत को गिराना तो शायद आसान हो, लेकिन एक मुस्तहकम और जमहूरी मुआशरा बनाना कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। क्या ईरान का मुस्तकबिल भी यही होगा? जरा सोचिए, आपके मुल्क में हर चीज़ की कीमत 300% बढ़ जाए और इसके जवाब में हुकूमत आपको महीने के सिर्फ $60 दे। ये ईरान के लोगों की हकीकत है। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं है, ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो माशी तबाही के दहाने पर खड़ी है। क्या ये एक भोंडा मजाक है? ये सवाल सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, ये इस बेबसी को दिखाता है जो लोग इस वक्त महसूस करते हैं जब उनकी हुकूमत उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाती। जब कोई भूखा हो तो $60 की इमदाद एक तौहीन से कम नहीं लगती। एक तरफ मुल्क के अंदर ये माशी बहरान है और दूसरी तरफ ईरान को एक और बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, तन्हाई का। इसके पड़ोसी, इसके पुराने साथी, यहाँ तक कि इस्लामी दुनिया के कई ममालिक भी अब उससे दूर हो रहे हैं। ये तन्हाई न सिर्फ उसकी हुकूमत को कमज़ोर करती है, बल्कि पूरे खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम बना देती है। अच्छा, अब इस पूरी तस्वीर में एक और बहुत अहम खिलाड़ी की तरफ आते हैं, इसराइल।
ان کے لیے ایران کا انجام صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں، یہ ان کی بقا کا سوال ہے۔ سنجے سوری کے مطابق اسرائیل کے 3 بالکل واضح اسٹریٹجک اہداف ہیں جو اس کی ہر چال کی بنیاد بنیں گے۔ تو اسرائیل کا 3 پوائنٹ پلان کیا ہے؟ نمبر 1، ایران میں حکومت کی تبدیلی کروانا۔ نمبر 2، ایران کی جوہری صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ اور نمبر 3، ایران کے میزائل سسٹم کو تباہ کرنا۔ یہ تینوں مقاصد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ حکومت قائم ہے، جوہری اور میزائل کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف تبدیلی کی امید ہے اور دوسری طرف مداخلت کی تباہ کن تاریخ۔ کیا تاریخ ہمیں آگے کا راستہ دکھائے گی یا پھر ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے روکنے والی ایک وارننگ بن کر رہ جائے گی؟ اس سوال کا جواب نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کا مستقبل طے کرے گا۔